हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम हमारे थर्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस डीसी मोटर के बेस को जानेंगे। आज हम जानेंगे कि हमारे घरों में जो मोटर लगी होती है वो कैसे काम करती है, जो पंप लगे होते हैं वो कैसे काम करते हैं, या बेसिकली जो फैन लगे होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो इस बेस को बिल्डअप करने के लिए मैं हेल्प लेने जा रहा हूं दो बार मैग्नेट की और एक एक्सल की। और एक रॉड ले ली, एक एक्सल ले ली मैंने, जिसके अबाउट मैंने ये बार मैग्नेट फिक्स कर दिया। और ये सिर्फ इसकी जो पॉसिबल मूवमेंट है वो सिर्फ इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। इसके अंदर मैंने होल करके इसको इस रॉड के अबाउट इस तरह फिट कर दिया ताकि ये सिर्फ इसके अबाउट रोटेट कर सके, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं ना हो सके। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक ये मैग्नेट ले आया। इससे पता है क्या होगा, वो ये वाला साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं ये इसको फिक्स कर दूं तो इस मैग्नेट की टेंडेंसी होगी कि ये रोटेट करके क्लॉकवाइज रोटेशन दे दे इसको। नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली ये इस तरह इसका रिजल्टेंट आएगा, इसका रिजल्टेंट इस तरह आएगा। अगर इसको मैं गलती से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लूं और अगर मैं हायर लेवल मैथमेटिक्स लगाऊं तो मेरा दिमाग पता है क्या कहता है। पहली ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि भाई जो मेरा ऑरेंज वाला ये वेक्टर है और जो ब्लू वाला वर्टिकल डायरेक्शन में वेक्टर आ रहा है ना, ये एक ही लाइन के अबाउट एक्ट कर रहे हैं और ये इसको घुमा नहीं सकते। मगर जो घुमाने वाला कंपोनेंट है पता है कौन सा है, वो ये वाला। एक लेफ्ट में जा रही है चीज, एक राइट में जा रही है, लेकिन दोनों ऑपोजिट हैं और एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच। तो एक तरह से ना ये इसको टॉर्क लगा देंगे और टॉर्क लगा देंगे, कपल लगा देंगे इसको और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। लेकिन अब पता है क्या होगा, जैसे ये रोटेट करके हॉरिजॉन्टल होएगा और जैसे ही रोटेट करके ये हॉरिजॉन्टल होगा, क्या होगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएगा। अब इस ओरिएंटेशन पे ना इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब ये इसको नीचे जाने से रोकेगा। यहां पे ये बार मैग्नेट रुक जाएगा, यहां पे रुक गया। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरी ये बार मैग्नेट हर मूवमेंट पे घूमती रहे, ये हर मूवमेंट पे घूमती रहे, ये रुके ही ना। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने मारी चालाकी। जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल होने लगा, मैंने साथ में बार मैग्नेट पीछे खींच के उसको उल्टा करके आगे कर दिया। जैसे मतलब मैंने साउथ पोल को अब आगे ले आया, इसको हटाया, उल्टा किया और आगे दोबारा आगे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे साउथ पोल आ गया और नॉर्थ पोल। अब फिर ये इसको रिपेल करेगा, फिर कहेगा तेरे को मैं रुकने नहीं दूंगा, फिर इसको क्या कर देगा, रोटेट। वो इस तरह मैंने पता है क्या कर दिया, इसको एक कंटिन्यू मोशन दे दिया। ये यहाँ पे रुकने वाला था लेकिन रुकने मैंने नहीं दिया, मैंने दोबारा पोलैरिटी चेंज करके इसको घुमा दिया। मगर हम लोग कब तक ये करते रहेंगे। जैसे ही ये दोबारा यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा फिर रुक जाएगा, फिर मेरे को चेंज करना पड़ेगा। वो ऐसे कब तक करूं। और दूसरी बात, अब जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला बार मैग्नेट है, ये पता है क्या दिक्कत दे रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली मैग्नेटिक रह रहा है क्योंकि ये एक तरह से परमानेंट मैग्नेट है। तो इसको ओवरकम करने के लिए पहली प्रॉब्लम क्या है मेरी, कि ये परमानेंट मैग्नेट है, इसको परमानेंट होने से बचाओ। तो मैंने क्या किया, वो एक सॉफ्ट आयरन ली, उसके ऊपर सॉफ्ट आयरन की कोर ली, उसके ऊपर मैंने वायर को वाइंड कर दिया, कुछ कॉपर वायर को वाइंड कर दिया कुछ इस तरह, और सप्लाई दे दी डीसी। वो किस तरह काम करेगा, अब मान लो मैं पहले कंसीडर कर रहा हूं ये ब्लू वाला करंट, और मान लो इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है, कुछ इस तरह है। ये कॉइल कुछ इस तरह रखी हुई है, जैसे इनिशियली मैंने बार मैग्नेट रखा था ना, इस तरह कुछ रखी हुई है। तो मान लो मैंने क्या किया, इसके अंदर करंट भेजा, पता है क्या होगा, ओ भाई अगर मैं ब्लू वाला साइन देखूं, अगर इसको मैं करंट मानूं तो मेरा करंट कैसे आ जाना चाहिए, वो ये बार की तरफ आ रहा है। तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लगाओ कॉइल की तरफ, विंड्स की तरफ हाथ इस तरह घुमाओ कि ये क्लॉक ऐसे घूमे, तो हमारी डायरेक्शन क्या आ गई मैग्नेटिक फील्ड की, टुवर्ड्स राइट। वो यहां से निकलेगी। इसका मतलब पता है क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया मेरे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का और ये साउथ पोल। और मैंने सॉफ्ट आयरन कोर पता है क्यों ली है,
ताकि मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी स्ट्रांग हो सके इसका, क्योंकि म्यू बहुत ज्यादा होता है सॉफ्ट आयरन का। अब इससे होगा क्या, मैंने इसकी ओरिएंटेशन क्या रखी थी, कुछ इस तरह, और इस तरह अगर रही, ऊपर नॉर्थ बना, यहां पे मैंने बार मैग्नेट का साउथ रखा हुआ था, तो ये कॉइल भी ना, ये पर्टिकुलर मैग्नेट भी ना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ना एक तरह से रोटेट कर जाएगा, और ये भी एक तरह से रोटेट करके कुछ इस तरह बनेगा। और जैसे ही इस तरह बना, अब क्या होगा, नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, साउथ पोल इसके सामने आ जाएगा, और फिर ये इसकी रोटेशन को रोकने का काम करेगा। बट मैं क्या चाहता हूं, मेरी रोटेशन ना रुके। तो मेरी रोटेशन अगर ना रुके ना, तो मैंने पता है कि मेरा फर्ज बनता है, जो डीसी सप्लाई मैंने दी है ना, उसकी मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं। अगर पहले यहाँ पे ये एंड मेरा हायर पोटेंशियल था, बेसिकली ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो जो दूसरा केस होगा उसके अंदर मैं रिवर्स कर दूं, यहां नेगेटिव कर दूं, यहां पॉजिटिव कर दूं, उसमें क्या होगा, मेरे करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और कॉन्सिक्वेंटली मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो यहां पे नॉर्थ बनेगा, यहां पे साउथ बनेगा, करके देखना, ये कुछ इस तरह बनेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये मेरा नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये मेरा साउथ पोल, और फिर साउथ और साउथ आ गए, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये फिर टॉर्क लग के नीचे को घूम जाएगा, और ये ना हमारा बेस है इलेक्ट्रिक डीसी मोटर का। और हमने कौन सी सप्लाई दी है इसमें, और ध्यान दे लो, इसके अंदर जो सप्लाई दी है ना मैंने बच्चों, वो कौन सी दी है, डीसी वाली। अब हम बात करेंगे एक कॉइल को लेके, जो हमारी असली इलेक्ट्रिक मोटर में एग्जिस्ट करती है। तो चलो कॉइल को देखा जाए। कॉइल में क्या है, बेसिकली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हर बार ना मेरी जो सप्लाई रहेगी इस बार डीसी रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि डीसी मोटर बना रहे हैं हम लोग। इसमें मैंने क्या किया, दो, अब देखो मैग्नेट रखे, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर आ गया, एक का साउथ पोल इधर आ गया। और लास्ट बार मैं एक चीज बतानी रह गई मेरी, कि अगर यहां पे तो मैंने सिर्फ एक मैग्नेट लिया था, अगर मैं दोनों तरफ मैग्नेट लगा दूं, वो अब पता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा फोर्स इस पर्टिकुलर कॉइल, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ज्यादा फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, अगर मैं दो मैग्नेट रख दूं। अब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हमने ना इलेक्ट्रिक मोटर में यूज किया है। हमने क्या किया, दो मैग्नेट ले लिए, एक का नॉर्थ पोल इस तरफ रख दिया, दूसरे का साउथ पोल इस तरफ। अब मेरे मैग्नेट को हाथ नहीं लगाना, हमने रख दिया, मतलब पत्थर की लकीर, अब इसको हाथ हमने नहीं लगाना। हमारा मेन काम है इस कॉइल को लेके। अब मान लो एट 0 डिग्री, ओ भाई अभी कॉइल ना कुछ इस तरह पड़ी है, कुछ इस तरह पड़ी है हमारी कॉइल, इस प्लेन के अंदर कुछ इस तरह पड़ी है। और मान लो एट बिगिनिंग, जब मैं देखना शुरू कर रहा हूं 0 डिग्री, हम फ्लेमिंग अंकल को याद करते हैं, ए बी वायर में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, सी डी वायर में करंट आ रहा है नीचे की तरफ। तो लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड राइट टू लेफ्ट, करंट जा रहा है पीछे की तरफ, बैकवर्ड्स। तो क्या आनी चाहिए मेरी फोर्स, ऊपर की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे फोर्स आपको समझ आ गई होगी कि कैसे ऊपर की तरफ आई है। उसी तरह आप सीडी वायर पे खुद करके देखिए, इसके ऊपर आएगी डाउनवर्ड्स। ये जो ऑरेंज वायर है बीसी, वो बेसिकली ना ये एंटी पैरेलल आ गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। हाँ, लेकिन जैसे ही अब पता है क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगी, एक तरह से कपल का काम करेगी, और ये इसको ऊपर की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगी, इसको इस तरह रोटेट करने की कोशिश करेगी। अब जैसे ये ऊपर जा रही है ना, अब ये ऑरेंज वायर ना, अब ये ऑरेंज वायर बेसिकली ये एंटी पैरेलल या पैरेलल नहीं रही, अब ये किसी एंगल पे आ गई है। वो इस इवन देन मैं बोल रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसके करके कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कारण पता है क्या है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी कुछ बाहर की तरफ, पीछे की तरफ, और इस वाली पे लगेगी आगे की तरफ। नेट फोर्स तो लगेगी इसके ऊपर, नेट फोर्स चाहे 0 हो जाए, लेकिन ये एक ही लाइन के अबाउट एक्ट करेंगे। तो ये पता है क्या होगा, ये ना बेसिकली इस डायरी को मान लो एक तरह से आगे पीछे, इसको ऊपर खींचेगा, ऊपर वाला हाथ इसको इधर खींचेगा, नीचे वाला इधर को, लेकिन ये घुमाने, ये इसको टर्निंग इफेक्ट नहीं दे पाएगी। तो इसका मैं इस पर्टिकुलर ऑरेंज वायर का केस, हम हर इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको हम कंसीडर ना भी करें तब भी काम बन जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, जब मेरी कॉइल मान लो रोटेट होके 90 डिग्री पे पहुंच गई, वो इवन देन जब मेरी कॉइल 0 डिग्री से रोटेट होके 90 डिग्री पे पहुंच गई, इवन देन अगर मैं ए बी वायर की बात देख लूं ना, पता है क्या होगा, और ये वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ जा रही है, करंट पीछे की तरफ जा रहा है,
मैग्नेटिक फोर्स फिर ऊपर लगेगी, ध्यान दे लो, फिर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आएगी अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज कर लें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लें। अगर मैं सीडी वायर के ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लूं, सीडी वायर के ऊपर अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लूं तो इसके ऊपर अभी भी डायरेक्शन फोर्स की नीचे की तरफ रहेगी। और अब अगर मैं हमारी जो हमने बेस एग्जांपल्स का बेस लिया था, ये बार मैग्नेट, इसका केस कंसीडर कर लूं, जैसे ही हमने देखा था जैसे ही ये 90 डिग्री से रोटेट होके नॉर्थ पोल साउथ पोल के सामने आया, तभी क्या हो गया था, वो मेरी तब रोटेशन फ्रीज हो गई थी, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के सामने आ गए थे, मैक्सिमम अट्रैक्शन हो गई थी, और इसके साथ साथ मेरा इक्विलिब्रियम अचीव होने करके रोटेशन क्या हो गई थी, 0। उस केस में मैंने क्या किया था, वो उस केस में ना मैंने नॉर्थ साउथ को अपोजिट कर दिया, साउथ पोल आगे ले आया, नॉर्थ पोल इधर, और दोबारा घूम गई रिपल्शन करके। वो इस केस में ना हमने पत्थर की लकीर क्या मानना हमारे मैग्नेट को, तो इस केस में ना ध्यान दे लो, हम मैग्नेट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे 90 डिग्री का केस के बाद कॉइल रोटेट करेगी ड्यू टू इनर्शिया, फोर्स उसको अपोज करेगी, जो टॉर्क लग रही होगी ना वो चाहेगी कि इसकी रोटेशन रुक जाए, ताकि जैसे ये 180 डिग्री पे पहुंचे ये फ्रीज हो जाए, इसकी रोटेशन टोटली क्या हो जाए, फ्रीज। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। अब अपनी वीडियो 2 मिनट पॉज करो, 2 मिनट पॉज करने के बाद सोचो कि भाई अगर मेरी यहाँ पे रोटेशन, अगर मेरे को 180 डिग्री के बाद भी रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए जैसे यहाँ पे आ रही है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। एक हिंट देता हूं, पिछली वीडियो के अंदर डीसी जनरेटर में हमने स्प्लिट रिंग्स यूज की थी, सोचो हमने स्लिप रिंग्स भी यूज की थी एसी जनरेटर में, स्प्लिट रिंग्स यूज की थी डीसी जनरेटर में। तो 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोचो कि ये कैसे हो सकता है। अब आपके पॉज करने के बाद मेरे को उम्मीद है कि आपने सही गेस कर लिया होगा। इस केस के अंदर हम स्प्लिट रिंग्स यूज करेंगे। अब जो ऊपर सर्किट मैंने खाली छोड़े थे, अब आपको वो भर के दिखा देता हूं। क्या होता है, हम बेसिकली यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स लगा के रखते हैं। क्या लगा के रखते हैं, स्प्लिट रिंग्स। मैं स्प्लिट रिंग्स का काम दोबारा बता देता हूं। ये हेल्प करती हैं हमें करंट की डायरेक्शन चेंज करने में। इनके साथ लगे होते हैं यहाँ पे ब्रश। क्या लगे होते हैं, ब्रश। अगर मान लो एट टाइम t इक्वल टू 0 देख रहा हूं मैं, जब 0 डिग्री पे मेरी कॉइल ओरिएंटेड थी, तो ये मान लो मेरा ब्रश 1 है, ये मेरा ब्रश 2 है, ये रिंग 1 है, ये रिंग 2 है। अब ध्यान दे लो, जो मेरा ब्रश और रिंग है ना, ये अब रिजिडली कनेक्टेड नहीं है। ये अब बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसे ब्रशिंग होती है ना, ब्रश कर रहे हैं एक दूसरे पे बस। लेकिन जो इस केस के अंदर जो मेरी रिंग्स है ना, वो मेरी आर्मेचर कॉइल के साथ रिजिडली कनेक्टेड है, और ये मेरी आर्मेचर कॉइल के साथ इस बार रिजिडली कनेक्टेड है। स्प्लिट रिंग्स मेरी कनेक्टेड है रिजिडली मेरी आर्मेचर कॉइल के साथ। और जो मेरी बेसिकली स्प्लिट रिंग्स होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती हैं, सेमी सर्कल टाइप। किस तरह की, सेमी सर्कल, हाफ रिंग। जैसे ही 180 डिग्री, ये कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। जैसे ही 180 डिग्री कवर करती है आर्मेचर कॉइल, जो मेरी बुश 1 के ऊपर रिंग 1 इनिशियली थी ना, वो हटके रिंग 2 लग जाती है, और बुश ब्रश 2 के ऊपर मेरी रिंग 1 लग जाती है। इससे क्या होता है, और देखो इससे जो एक्सटर्नल सर्किट है ना मेरा, जो मेरा इससे एक्सटर्नल सर्किट है, उसके अंदर जो पोलैरिटी थी वो तो मेंटेन रहती है, लेकिन जो मेरी रिंग्स है ना, जो मेरी आर्मेचर कॉइल है, इसके अंदर मेरे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, ओपोजिट। वेरी गुड। इसके अंदर मेरे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, ओपोजिट। लेकिन कितने एंगल के बाद, 180 डिग्री के बाद। तो वहां पे इस बार वही केस हुआ, आफ्टर 180 डिग्री जो मेरी रिंग 1 पे बुश ब्रश लगा था, अब ब्रश 1 तो वहीं पर है, लेकिन रिंग 1 जो मेरे ब्रश 1 पे लगी हुई थी, बाद में आफ्टर 180 डिग्री वो रिंग 1 ब्रश 2 के साथ कनेक्ट होगी घूम के, और जो मेरी रिंग 2 थी वो ब्रश 1 के साथ कनेक्ट होगी घूमने के बाद आफ्टर 180 डिग्री। जिससे क्या हुआ, अब मेरे अंदर, वो मेरे सर्किट के अंदर जो करंट था ना, पहले C से D जा रहा था, अब D टू C हो गया। पहले A से B जा रहा था, अब B टू A हो गया। वो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अब AB वायर या CD वायर पे फोर्स निकाल के देखो। अगर मैं CD वायर कंसीडर कर लूं गलती से, अगर मैं गलती से CD वायर कंसीडर कर लूं, इसके ऊपर फोर्स निकाल लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, जो मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, और जो करंट आ रहा है, जो करंट है बेसिकली वो जा रहा है पीछे की तरफ, तो फोर्स का आ गई फिर ऊपर की तरफ। वो अब ना ये जो कॉइल है मेरी कंटिन्यूसली रोटेट करती रहेगी,
उसी तरह अब अगले आगे अगर मैं 270 डिग्री के ऊपर देख लूं, अब ये कॉइल इनिशियली यहां से ऐसे घूमी, ऐसे घूमने के बाद ऐसे 180 डिग्री कवर हुआ, इसके बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हुई और अब ये 270 पे आ गई। और 270 का मतलब पता है क्या है? अब ये कुछ इस तरह दिखने लग गई और इसके अंदर करंट की डायरेक्शन तो अब भी वही है, ध्यान दे लो भाई, करंट की डायरेक्शन अब भी वही है। यहां मैंने स्प्लिट रिंग्स लगा रखी थी। अब होगा क्या, इसके अंदर भी इस पर्टिकुलर वो ऊपरी साइड के ऊपर फोर्स ऊपरी लग रही होगी, नीचे वाली पे भी नीचे लग रही होगी। ये जब तक ये अब इसके बाद ये इसकी रोटेशन को अपोज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही अब इसके बाद आगे की तरफ रोटेशन होगी ना, साथ में ओपोजिशन शुरू होगी। फिर यहाँ पे आने के बाद आने पे क्या होगा, वो यहाँ पे पहुंचने पे पता है क्या होगा, यहाँ पे फिर बेसिकली मेरे यहाँ पे ये कॉइल स्टॉप होने की कोशिश करेगी। जैसे 180 डिग्री पे स्टॉप होने की कोशिश करती है, वैसी 360 डिग्री के ऊपर मेरी कॉइल स्टिल होने की कोशिश करेगी। फिर स्प्लिट रिंग्स मेरे काम में आएंगी, फिर बहुत हेल्प करती हैं स्प्लिट रिंग्स यार, एक तो बहुत ज्यादा हेल्प। ये फिर मेरे करंट की डायरेक्शन बदल देंगी। पहले ए बी वायर के अंदर ऊपर अगर देखा जाए, पहले ए बी वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, बी टू ए हो गई थी, यहाँ पे बी और यहाँ पे भी बी टू ए थी। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे 360 डिग्री होगा ना, साथ में ही इस स्प्लिट रिंग करके डायरेक्शन फिर ए टू बी दोबारा चेंज हो जाएगी और यहाँ पे सी टू डी। इससे क्या होगा, मेरी जो कॉइल होगी कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहेगी। और ये बेस है हमारी डीसी सप्लाई की मोटर का, और ये बेस है हमारी डीसी मोटर का। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा कि स्प्लिट रिंग हमने क्यों यूज की, ताकि हमारे करंट की पोलैरिटी चेंज हो सके। बेसिकली हमारे कॉइल के अंदर जो करंट आ रहा है उसकी पोलैरिटी चेंज हो सके। अगली वीडियो के अंदर हम थोड़ा क्वांटिटेटिव पार्ट देखेंगे डीसी मोटर का। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू।